साझा तहजीब है। मैं उर्दू गजल या हिंदी गजल नहीं मानता, मैं हिंदुस्तानी गजल मानता हूं। और ये हिंदुस्तानी गजल ही हमारे नए हिंदुस्तान का तस्वुर रचती है अपनी कलम से। मैं जब इस संग्रह से गुजर रहा था अभी, तो मुझे लगा कि आम तौर पे गजल को गरीब की जोरू मान लिया गया है, पंचायत की जमीन मान लिया गया, गांव भर की भौजाई मान लिया गया, जो चाहे जैसे बरत रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी अराजक स्थिति में जब ऐसा कोई संग्रह सामने आता है, तो जाता हुआ टूटता हुआ यकीन वापस लौट आता है कि नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं जो गजल को साधना के स्तर पर जी रहे हैं। गजल का व्याकरण, गजल की भाषा, गजल की तहजीब, गजल का शऊर, सारी चीजें मिलती हैं तो शाम तक लौटा नहीं जैसा कोई संग्रह संभव होता है। और हमारी गुफ्तगू की जो दुनिया है, टीम है, वो सच मायने में एक जिंदा इतिहास रच रही है इस शहर में। आने वाला समय इस बात का ऋणी होगा कि गुफ्तगू के माध्यम से बहुत सारे चेहरे ऐसे सामने आए जो समय के धुंधलके में कहीं खोए हुए थे। गजल खास तौर पे जब आज की बात करती है, मैं उर्दू में गालिब मीर की बात करूं, हिंदी में अभी गजल दुष्यंत तक पहुंची है। हिंदी को अपने मीर गालिब अभी पैदा करने हैं और ये तैयारी का समय है। गजल उस तरह से गुफ्तगू कर रही है। भाई सोमनाथ शुक्ल की मुझे याद आ गई, इनकी चिट्ठियों में भी, मैंने उस समय 94-95 के आसपास की चिट्ठी थी, इनमें एक रचनाकार को महसूस कर लिया था कि जो रचनाकार अपने समकालीन समय के रचनाकार को पहचान लेता है, जैसे अभी हमारे निशर भाई कह रहे थे कि इन्हें गजल का कुछ नहीं मालूम, हमें लगता है कि ऐसे इनोसेंट लोग ही हमारी कविता की लाज रखते हैं। हमारी कविता की लाज रखने राजेश वर्मा भाई बैठे हुए हैं। जिस दरवाजे में घुसने में हिचक लगती है, वहां आपको एक पैसा दे दिया गया क्या कार्यक्रम के लिए, साहित्यिक आयोजन के लिए, बहुत बड़ी बात। और इम्तियाज गाजी तो मतलब हम ये समझ लिए कि अगर ये दीवानगी ना हो, अगर दीवाना ही ना हो जाए आदमी तो क्यों करे ये सब। आज गजल के लिए, रचनात्मक साहित्य के लिए जो समर्पण और जो निष्ठा चाहिए, वो इस पूरे परिसर में और पूरे के पूरे परिदृश्य पे देखने को मिलती है। मैं कुछ शेर पढ़ के तो मतलब सुखद विस्मय से भरा हुआ। मुझे अपना एक शेर खुद का याद आ गया कि वक्त का तेवर बदलता है, बताओ क्या करें, ऊब कर भी जी बहलता है, बताओ क्या करें, शाम तक भी घर न लौटा, सुबह का भूला हुआ, सोचकर ही जी दहलता है, बताओ क्या करें। चांद को रोटी समझकर भूख की दहलीज पर एक नन्हा शिशु मचलता है, बताओ क्या करें। एक बार फिर से टाइम बोले सर। चांद को रोटी समझकर भूख की दहलीज पर एक नन्हा शिशु मचलता है, बताओ क्या करें। भेड़ियों की गंध पे काबू नहीं और सिंह में फाड़ खाने की कुशलता है, बताओ क्या करें। मेमनों की गंध पर काबू नहीं और सिंह में, अजीत भाई,
मेमनों की गंध पे काबू नहीं और सिंह में फाड़ खाने की कुशलता है, बताओ क्या करें। और शून्य से नीचे उतर आया है पैमाना, वहीं धमनियों में खून उबलता है, बताओ क्या करें। शून्य से नीचे गिर गए जो लोग, उनको देखकर फिर बल्लियों दोस्तों का मन उछलता है, बताओ क्या करें। तो गजल की जो रवायत है, गजल की जो परंपरा है, गजल का जो अधुनातन बोध है, गजल की जो चेतना है, गजल की जो अंतर्दृष्टि है, गजल का जो लुकोलुबाब ये है कि हमारा समय गजल की कसी हुई मुट्ठी में बंधता है। गजल का शिल्प जो है कसी मुट्ठी जैसा अगर नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। और मुट्ठी ऐसी कसी हुई होनी चाहिए जो दीवार में कील ठोकने के मुनासिब हो जाए। अगर मुट्ठी कसी नहीं होगी तो बात बनेगी नहीं। शिल्प का ये निर्वाह कथ्य को सहेजते हुए, और ये जैसे हमें कई बार वो बिंब याद आता है जब जीवन बीमा निगम की बात आती है, LIC की बात आती है, तो वही वो दो हथेलियों के बीच जलता हुआ दिया दिखता है। तो गुफ्तगू टीम में ये इम्तियाज भाई और मुनीश्वर भाई के बीच ये गजल का एक जलता हुआ दिया है, दो सुरक्षित हाथों में। और इसमें खास तौर पे मैं जो देख रहा हूं मंजर कशी, खास तौर पे कई जगह एक पेड़ वाला पहाड़ वाला कुछ था इसमें, अभी देखा था हमने। लेकिन जहां से भी पढ़ लीजिए, ये पूरा का पूरा संग्रह सांचे में ढला हुआ है। और ऐसी सांचे में ढली हुई गजलें, गजल मैं बहुत पढ़ता हूं, लेकिन आज के समय में बहुत दिन बाद एक निर्दोष संग्रह पढ़ने को मिल रहा है, जिसमें अभी बैठे तक मैं उसी तरह से देख रहा था कि कहां पकड़ा जाए और कहां रौंदा जाए, और मुझे वो समझ नहीं आया। मैं इसलिए भी बधाई देता हूं, और खास तौर पे इसमें जो मतलब निरुत्तर करने वाली जो बातें हैं, अमन के रास्ते गीले नहीं थे, शहर के शख्स पथरीले नहीं थे, निभाते थे सभी मिलकर वफाएं, यहां इंसान जहरीले नहीं थे। निभाते थे सभी मिलकर वफाएं, यहां इंसान जहरीले नहीं थे, जुबां दे दी मगर अगर तो बात पक्की, कभी वादों के रेतीले नहीं थे। मिला करते हैं पग पग पर उछल कर, ये धोखे तेज फुर्तीले नहीं थे, ये धोखे तेज फुर्तीले नहीं थे, गले मिलना चहक कर बात करना, इन्हीं आदत में शर्मीले नहीं थे, अमन के रास्ते गीले नहीं थे, शहर के शख्स पथरीले नहीं थे। और गजल की आबरू जिस तरह से रखी गई है, गजल को जिस तरह से किया गया है, गजल को जिस तरह से महसूस किया गया है, गजल को में जिस तरह समकालीन कविता और जीवन को बांधा गया है, ये वो गजलें हैं जिन्हें अरुण कमल मुक्त छंद में कहते हैं, राजेश जोशी मुक्त छंद में कहते हैं। तो ये गजलें हमारे बेसुरे समय को भी सुरीला बना रही हैं, और छंद के समय छंद में बात कर रही है, और उस छंद में बात कर रही है इस छंद में जिंदगी की ताकत है, जिंदगी की रूह शामिल है, जिसमें आत्मा का आलोक है। एक रचनाकार कहता है कि मुझे समकालीन समय में जो अपने समय से की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, वो लोग इसलिए भी पसंद हैं जो
धर्म और जाति के मुखौटे लगा के बात कर रहे हैं, वो इसलिए भी नापसंद है क्योंकि वो समाज में जो बो रहे हैं वो आज नहीं समझ आ रहा है, आने वाला समय काटेगा उसको। एक शेर याद आता है इसी चेतना से, जिस चेतना में आप लिख रहे हैं कि हमारे अवध को वधखंड में तब्दील कर डाला। क्या भाई, हमारे अवध को वधखंड में तब्दील कर डाला, बहुत मायूस हो रघुवर सिया से बात करते हैं। हमें दरअसल रघुवर की पीड़ा भी समझनी होगी, हमें सिया की पीड़ा भी समझनी होगी, तब हम अपने देश का, अपने राम का सही सम्मान कर पाएंगे। और गजलें वो सलाहियत में देती हैं कि हम अपने समय को पहचान सकें। गजल जिस तरह से ईट छायावाद की विशाल छाया से मुक्त हुआ है, गजल भी महबूबा के पेचोखम से बाहर आई है और हमारी जिंदगी का, हमारे समय का, हमारे समाज का आईना बनी है। और ये आईना ऐसा है जिसमें हमारे युग सत्य का चेहरा स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। इस प्रतिबिंब में हम देख सकते हैं अपनी संस्कृति को, अपने समाज को और सांस लेती हुई सभ्यता को। वो सभ्यता जो सांस लेती है तो गीत बन जाते हैं, गजलें हो जाती हैं, मुक्तक हो जाते हैं, दोहे रच दिए जाते हैं। तो रचनात्मकता की इन सांसों को सहेज कर रखने की जरूरत है। लीला पाली कहते हैं कि जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। ये चिराग जलते रहें, इन्हें हवाओं से बचाने की जुगत चलती रहे और हवाओं से बचाने की जुगत करने वाले ये लोग हैं जो आपकी रचनात्मकता को ऐसे सहेज लेते हैं जैसे माँ अपने आंचल में बेटे को सहेज लेती है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं सचमुच नहीं कह पा रहा हूं मुझे कितना अच्छा लग रहा है इस गजल संग्रह का विमोचन करते हुए। इससे पहले ये खुशी हमको अनिल मानव के जब शेर आए थे तब हुई थी, उससे पहले इम्तियाज भाई के जो फूल वाले शेर आए थे तब हुई थी। ये या बुद्धसेन जी का उनके जाने के बाद जो संग्रह आया था तब हुई थी खुशी। और आज ये खुशी मिली हमको कि हम एक बहुत अच्छा सा, छोटा सा, नन्हा सा लेकिन गंभीर चोट करता हुआ एक दीवान यहाँ पे विमोचित कर रहे हैं जो अपने समय में दर्ज होने जा रहा है। और आज की जो तारीख है वो तारीखी अहमियत रखती है क्योंकि एक ऐसा संग्रह हमारे सामने है जिसने गजल और गजल के मेयार को जिंदा रखा है और केवल जिंदा ही नहीं रखा है, उसका सुलूक अपनी रचनाओं के प्रति ऐसा है जैसे कि माँ, जैसे कि पिता अपने बच्चे की कंघी चोटी करे, उसकी पाटी पाले, उसको कपड़े पहनाए और उसको समाज में आगे बढ़ने के लिए छोड़ दे। ये गजलें अपने समय में जुड़ रही हैं, हमारे माथे की सलवटों से सीधा सरोकार रखती हैं। इनका जो धर्म है वो हमारे समय में बड़ा अहम इस अर्थ में होगा कि रचनाशीलता नया तेवर ग्रहण कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।